जैसा कि पिछली कड़ी में हमने समझा कि मार्गदर्शकों द्वारा स्पष्ट कहा गया कि ये जानकारी ब्रायन विस के लिए है। कैथरीन बस एक माध्यम है। हमारा ये खुद का फैसला कि हम कब पैदा होंगे और हम कब मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ब्रायन विस इन्हें समझ चुके थे। ब्रायन विस समझ चुके थे कि देवात्माओं का, हमारे मार्गदर्शकों का कितना अचूक मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और जीवन की लंबाई उसके वर्षों से नहीं, उसमें आपने कितने लेसन सीखे हैं इससे होती है। कुछ आत्माएं अनेकों अनेक जन्म लेकर भी अभी प्रारंभिक स्तर पर होती हैं और कुछ आत्माएं बहुत कम जन्म लेकर बहुत तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाती हैं, उन्नत आत्माओं में शामिल हो जाती हैं। दया, आशा, श्रद्धा, प्रेम जो पहले सिर्फ उनके लिए एक शब्द थे, अब इन्हें समझ में आ रहा था कि इन सब के बदले में कुछ भी मिले, कुछ भी मुझे रिटर्न हो, इसकी आशा के बिना कार्य करना, ये ज्ञान उनके लिए नया था। लेकिन ये सारा ज्ञान उन्हें किस उद्देश्य से मिल रहा था? उन्हें क्या करने क्या भेजा गया था? ये सवाल अब भी उनके मन में था। और ये सारी जो प्रक्रिया थी, ये धीरे धीरे करके ब्रायन विस का जो एक जीवन है, उनका जो जागृत मन है, उस पर असर करना शुरू कर गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर जब वो अपने बेटे के साथ कॉलेज में बेसबॉल मैच देखने जा रहे थे, तो बहुत बड़े एक ट्रैफिक जाम में जब वो फंस गए, तो नॉर्मली अगर ऐसा होता तो वो बहुत खिंचते, बहुत क्रोध करते, अपने बच्चे पर भी गुस्सा निकालते। लेकिन अब ऐसा नहीं था। उन्होंने किसी और पर ब्लेम नहीं डाला, किसी नाबालिग ड्राइवर को दोषी नहीं बताया, किसी से चिढ़े नहीं। उनके गर्दन की, उनके कंधे की मांसपेशियां ये तनाव रहित बनी रहीं। उन्होंने अपनी चिड़चिड़ाहट अपने बच्चे पर नहीं निकाली, बल्कि इस समय का इस्तेमाल उन्होंने अपने बच्चे से बातें करने में इस समय को बिताया और इस बात को समझा कि बेसबॉल मैच देखने का मकसद उनका अपने बच्चे के साथ एक खुशगवार दिन गुजारने का था। मकसद तो खुशगवार दिन गुजारने का है, ना कि बेसबॉल मैच देखने का। तो फिर वो खुशगवार दिन, चाहे कि वो जाम में ही क्यों नहीं फंस गए हैं, क्यों ना गुजारा जाए। उन्होंने अपने बेटे से बहुत सारी बातें करी, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हुए उन्होंने उस वक्त को गुजारा और इस बात को समझा कि आज की दोपहर का लक्ष्य एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताना था, ना कि बेसबॉल मैच देखना। उनके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ चुका था कि अब जब वो अपने बच्चों की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ देखते थे तो उन्हें हैरानी होती थी कि ये वही लोग हैं जिनके साथ वो सालों से रह रहे हैं, क्योंकि अंदर से भावनात्मक तौर पे उनके प्रति फीलिंग उनकी चेंज हो चुकी थी। तो जब अंदर से फीलिंग चेंज हुई तो बाहर की परिस्थितियां जब सुंदर बनने लगी तो उन्हें वही लोग जिनके साथ शायद वो कभी क्रोध किया करते थे, खिजा करते थे, अब उन्हीं के साथ रहते हुए उन्हें हैरानी हो रही थी कि क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, क्योंकि इतना एक प्यार डेवलप हो चुका था उनका अपनी फैमिली के साथ। और एक स्थान पर उन्होंने साफ कहा कि मैं अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक सौम्यता महसूस कर रहा था और मैं ये महसूस कर रहा था कि उनकी गलतियां तो बहुत मामूली हैं, उनके अपराध तो बहुत छोटे हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं है। प्रेम से बड़ा महत्व किसी चीज़ का नहीं है जो उनके और उनके परिवार के बीच में है। अब उन्होंने अपनी पत्नी या अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अब उनको ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं लगती थी कि मैं संपूर्ण बनूं, मैं सारा नियंत्रण अपने हाथ में रखूं। जो भावना उनके अंदर पहले होती थी कि सारा नियंत्रण मेरे अंडर रहना चाहिए, मुझे एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो वाला भाव अब उनके अंदर से ख़त्म हो गया था। अब उनके अंदर से किसी को इम्प्रेस करने की फीलिंग्स वो ख़त्म हो चुकी थी। कैरोल जो कि उनकी पत्नी थी, वो तो बहुत ही अधिक वैज्ञानिक नज़रिए से, तर्कपूर्ण नज़रिए से हर बात को खंगालने वाली व्यक्ति थी। तो वो अक्सर कहते हैं ब्रायन विस कि इस मामले में, कैथरीन के केस के मामले में, कैरोल मेरे लिए एक विपक्ष के वकील की तरह कार्य करती थी, जो हर चीज़ में नुक्ताचीनी निकालते हैं। और वो शायद इसलिए था क्योंकि वो बहुत अधिक वैज्ञानिक दिमाग की थी, लेकिन
फिर भी वो ब्रैनविस के साथ थी और इन सारी परिस्थितियों से खुद भी हैरत में थी और इन सारी चीजों के लिए क्या वो तर्क प्रस्तुत करे वो नहीं समझ पा रही थी। कैरोल के पास एक बहुत ज्यादा तर्क बुद्धि वाला दिमाग था। वो जमीन के साथ जुड़े रहकर बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे कैरोल को समझ आ गया कि यहाँ एक बहुत ही दिव्य जानकारी शेयर की जा रही है। उनकी समझ, उनका आनंद जो था वो उसे भी महसूस करने लगी, उसको भी एक ज्वाइन करने लगी, उसके साथ जीने लगी। यहाँ पर एक चीज और है जो आगे की कड़ियों में नजर आती है कि जैसे कि एक स्थान पर जब कैथरीन को ब्रैनविस ने वो टेप सुनाई जिसमें वो मार्गदर्शक जो उसे जानकारी प्रदान कर रहे थे वो अपनी आवाज में पहुंचा रही थी, जब वो टेप सुनाई तो वो थोड़ी असहज हो गई और उसने ये बात कहा कि टेप बंद कर दीजिए, ये कुछ बहुत ही अलौकिक है, और वो असहज महसूस कर रही है। जब उसने ये शब्द कहे तो ब्रैनविस को याद आ गया कि मार्गदर्शकों द्वारा एक बात कही गई थी कि ये जानकारी उसके लिए है, कैथरीन के लिए नहीं। जब कैथरीन इन सब अलौकिक बातों को जानने के बाद जो उसी के मुंह से निकली हैं थोड़ी असहज होने लगी, तब उन्हें महसूस हुआ कि किस तरह से ये जानकारी सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि कैथरीन तो ये सब कुछ भूल ही जाती थी कहने के बाद। बल्कि कैथरीन जब उन टेप्स को सुनती थी जो उसी के जुबानी मार्गदर्शक के संदेश दिए गए हैं, जब उन टेप्स को सुनती थी तो वो उसके लिए आश्चर्यचकित करने वाले नई चीजें होती थी। इसी जानकारी को हम अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि